कॅरेक्टरिस्टिक्स बघत होतो आपण, बरोबर. याच्यामध्ये बघा आपण बघितलं होतं की वेव्स ही पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. वेव्स डज नॉट ऍडव्हान्स बट रिमेन्स कन्फाईन इन अ पर्टिक्युलर रिजन. म्हणजे ती वेव्ह जी असते ती पर्टिक्युलर रिजन मध्ये जमा झालेली असते. म्हणजे ते काय एका पर्टिक्युलर रिजन मध्ये लूप्स फॉर्म करते, जी पुढे 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 काही जात नाही. स्टेशनरी वेव्हची गोष्ट चालली आहे हा. आणि प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह काय असते, पुढे 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 ट्रान्सफर होत असते. त्यानंतर हिची जी अँप्लिट्यूड असते ते व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू देअर पोझिशन. म्हणजे अँप्लिट्यूड पोझिशन नुसार काय होत असते, व्हॅरी होत असते. होते ना, बरोबर. ऑब्व्हियसली जसजशी पोझिशन चेंज होते तसं पार्टिकल वर जातो, पुन्हा खाली येतो, पुन्हा वर जातो, पुन्हा खाली येतो. अँप्लिट्यूडची व्हॅल्यू कंडिशन नुसार चेंज होत असते. ठीक आहे. डिस्टन्स जे असतं हे महत्वाचं आहे जरा. डिस्टन्स जे असतं दोन अँटीनोडच्या मधील किंवा दोन नोडच्या मधील, म्हणजे दोन सक्सेसिव्ह नोड घ्यायचे, दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड घ्यायचे, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स λ/2 एवढं असतं. हे आपण कालच बघितलंय. λ/2 एवढं डिस्टन्स आणि 180 डिग्रीचा फेज अँगल बघितलं ना. म्हणजे जर एक वेव्ह असेल अशी आणि ही आहे, ही अशी आलेली आहे, त्याचा अर्थ इथं नोड झालेला आहे. म्हणजे इथं पण काय नोड आहे. नोडच्या मध्ये दोघांच्या मध्ये डिस्टन्स किती होतं, λ/2 कळलं. आणि जर अँगल विचारला तर 180 डिग्रीचा अँगल असतो मध्ये, फेज पाय. ठीक आहे. आणि जर त्यांनी प्रश्न असा विचारला की दोन नोडच्या मधलं नाही सांगायचं, दोन अँटी नोडच्या मधलं, तर तेच डिस्टन्स येईल. हा अँटी नोड आहे, हा पण अँटी नोड आहे, तेवढंच डिस्टन्स असतं अँटी नोड मध्ये सुद्धा, λ/2. आणि जर त्यांनी प्रश्न असा विचारला की एक नोड आणि एक अँटी नोड यांच्यातील डिस्टन्स किती, तर मध्ये λ/4 आणि डिग्री किती 90. कळलं. सोपं लॉजिक आहे. हे लक्षात ठेवायचं. हे आपोआप बुलेट पॉईंट लक्षात राहून जातं, पाठ करायची गरज नाही. त्यानंतर पुढे ऑल पार्टिकल एक्सेप्ट ऍट नोड परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. नोडला सोडून बाकी सगळे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करतात, कारण नोड त्या ठिकाणी स्टेबल असतो, जाताना पण आणि येताना पण. त्यामुळे नोडची पोझिशन हलत नाही, म्हणूनच त्याचं नाव स्टेशनरी वेव्ह दिलंय आपण. ठीक आहे. ऑल पार्टिकल्स इन द लूप व्हायब्रेट इन द सेम फेज. सगळे पार्टिकल सेम फेज मध्ये व्हायब्रेट होतात. फेज अँगल बदलत नसतो सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत, कारण त्यांची स्पीड सारखी, त्यांची फ्रिक्वेन्सी सारखी, त्यांची वेव्हलेंथ सारखी, त्यांचं सगळं सारखं. फक्त रिव्हर्स असतात. पार्टिकल्स फॉर्म टू सक्सेसिव्ह लूप्स व्हायब्रेट इन ऑपोजिट फेज. दोन सक्सेसिव्ह जे लूप असतात, म्हणजे एक जर अशा अशा डायरेक्शन लूपचे जे दोन आहेत, दोन पार्टिकल आहेत. आता लूप कसा फॉर्म झालेला असतो, एक असा असतो, बरोबर, आणि दुसरं कसं येतं, ते असं येतं. मग याचे जे पार्टिकल आहेत त्याचे एक्झॅक्ट आउट ऑफ फेज मध्ये याचे पार्टिकल असतात. 180 डिग्रीचा फेज अँगल दोघांमध्ये, एक खालून चालली, एक वरतून चालली, बरोबर की नाही. मग हे म्हटलंय पार्टिकल जे असतात दोन सक्सेसिव्ह लूपच्या मधले, ते व्हायब्रेट होतात इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट फेज मध्ये. तुम्ही असं म्हणा किंवा याला दुसऱ्या भाषेत तुम्ही असं म्हणू शकता. त्या पॉइंटला समजा हा एक लूप आहे आणि हा दुसरा लूप तयार होईल, बरोबर. तर दोन सक्सेसिव्ह लूप मध्ये जर तुम्ही त्या वेव्हचे पार्टिकल बघितले, म्हणजे या वेव्हचे पार्टिकल इथं 180 डिग्री फेज मध्ये पॉझिटिव्ह मध्ये होते, बरोबर. आणि त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये ते कशात आले, निगेटिव्ह मध्ये. म्हणजे दोन सक्सेसिव्ह लूप मध्ये पार्टिकल आउट फेज असतात किंवा ऑपोजिट फेज मध्ये असतात. म्हणजे इथं वर असतात तर इथं खाली असतात. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा वर जातील, असं. कळलं. पुढचा पॉइंट, देअर इज अ नो नेट ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सेक्शन ऑफ मीडियम. स्टेशनरी वेव्ह एनर्जीला ट्रान्सफर करत नाही. ठीक आहे. त्यानंतर स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म बाय द इंटरफेरिंग इन्सिडेंट वेव्ह अँड रिफ्लेक्टिंग द वेव्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम. स्टेशनरी वेव्ह ज्या बनतात या रिफ्लेक्शन मुळे तयार होत असतात, किंवा दोन वेव्ह एकमेकांना इंटरफेअर होतात. दोन कंडिशन आहेत. जर दोन सारख्या फ्रिक्वेन्सीच्या सारख्या अँप्लिट्यूडच्या वेव्ह जर एकत्र येतील, म्हणजे अशा टाईपच्या, अशी जाताना ही पण इकडे चालली आहे आणि एक दुसरी वेव्ह आहे, ती पण इथूनच स्टार्ट झाली होती पण ती अशी चालली आहे, तरी पण आपल्याला स्टेशनरी वेव्ह पाहायला भेटते. कळलं. ते लोक फॉर्मच करणार आहेत ना. आणि दुसरी कंडिशन आहे की इथे एक रिजिड सपोर्ट आहे समजा, तर एक वेव्ह जर आपण याच्यावरती पाठवली लाईक दिस, तर तिकडे रिफ्लेक्ट होऊन ते काय होऊन जाते, उलटे होऊन जाते. मग ही एक कंडिशन आहे.
एका मीडियम वरनं ते रिफ्लेक्ट होऊ शकते किंवा दोन्ही वेव्ह एकाच टायमाला एकाच डायरेक्शननी सारख्या फ्रिक्वेन्सीने जाऊ शकतात. दोनही केसेसमध्ये स्टेशनरी वेव्ह पाहायला भेटते. कळलं? असं म्हणतात. नंतर नोड अँड अँटीनोड आर अल्टरनेटली प्रोड्यूस. तर बघितलं आपण, नोड तयार होतो, मग अँटीनोड तयार होतो, पुन्हा तयार होतो, पुन्हा अँटीनोड तयार होतो. अँटीनोड म्हणजे उंचवट्याचा भाग, नोड म्हणजे जिथं मीटिंग पॉईंट आहे. दोन नोड आणि ऍडजस्टंट अँटीनोडच्या मध्ये λ/4चं डिस्टन्स असतो, सांगितलं. नोड नोडच्या मध्ये λ/2, अँटीनोड अँटीनोडच्या मध्ये λ/2 आणि नोड आणि अँटीनोडच्या मध्ये λ/4. कळलं? लॅम्बडा म्हणजे वेव्हलेंथ. All particles of the medium vibrate with the same period as that of the individual wave except the particle at the node which are always in rest. सगळे पार्टिकल जे असतात ते सेम पिरियडने ऑसिलेट होतात किंवा व्हायब्रेट होतात एक्सेप्ट नोड. नोडला सोडून बाकी सगळे वेव्हचे पार्टिकल ऑसिलेट होणार. बघा पुढे स्टेशनरी वेव्हज आर पिरियडिक इन अ स्पेस अँड पिरियडिक इन अ टाइम. म्हणजे स्पेसला पण पिरियडिक आहे आणि टाइमला पण पिरियडिक आहे. स्पेसला पिरियडिक कशासाठी की ते एका पर्टिक्युलर स्पेस मध्ये परफॉर्म होत असते. म्हणजे इकडनं पण रिजिट सपोर्ट असं 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 जाऊन इकडनं इकडे येते, परत इकडनं इकडे जाते, परत इकडनं इकडे येते, असं सुरू असतं त्याचं. दोन रिजिट सपोर्टच्या मध्ये असते ना, बरोबर की नाही? मग पिरियडिक इन स्पेस आहे म्हणजे एका पर्टिक्युलर स्पेस नंतर रिपीट होते आणि पिरियडिक इन टाइम सुद्धा आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय? पिरियडिक इन स्पेस आणि पिरियडिक इन टाइम सुद्धा आहे. स्पेस एका पर्टिक्युलर स्पेस ट्रॅव्हल केल्यानंतर रिटर्न होते ना, रिपीट व्हायला लागते. वेव्ह पुन्हा रिटर्न होऊन परत एक स्टेशनरी वेव्ह तयार होईल. इथल्या इथे फिरत राहते ती वेव्ह अशी. कळलं का? आणि मी एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियड मध्ये पण फिरते ती. टाइम पण चाललाय ना तेवढा. मी याला दोन्ही म्हणणार होतो तुम्ही. हे स्पेसला पण पिरियडिक आहे आणि टाइम पिरियडिक आहे. कळलं का? पुढे इन दिस वेव्ह ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पास थ्रू देअर मीन पोझिशन सायमल्टेनियसली ट्वाइस इन द ईच टाइम पिरियड. महत्वाची गोष्ट आहे, प्रत्येक टाइम पिरियड मध्ये ते ट्वाइस पास होते. त्याच्यातून ट्वाइस पास होतेचा अर्थ काय असतो? समजा एक वेव्ह असेल अशी, ठीक आहे. आता ही स्टेशनरी वेव्ह आहे. आपण एक एक टाइम पिरियडची गोष्ट करतोय. एक टाइम पिरियडचा अर्थ काय असतो की तो एक सायकल देणार, म्हणजे एक एक क्रिस्ट आणि एक ट्रफ, हे एक टाइम पिरियड असतो. आता तिकडनं ते रिफ्लेक्ट होऊन आलेली, समजा आपण मानून घेऊ ती अशी रिफ्लेक्ट होऊन इकडनं अशी आली, बरोबर. तर एक वेव्ह मीन पोझिशनला एका सायकल मध्ये दोन वेळेस क्रॉस करते. कशी? हे बघा, जाताना एकदा तिने क्रॉस केलं, बरोबर, आणि येताना एकदा क्रॉस केलं. मग किती वेळेस क्रॉस झालं? 2 वेळेस क्रॉस झालं ना. या ठिकाणी 2 वेळेस क्रॉस झाले, जाताना पण येताना पण. मग स्टेशनरी वेव्ह मीन पोझिशनला एका सायकल मध्ये 2 वेळेस क्रॉस करते. कळलं? आणि प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह फक्त काय करेल? एकाच वेळेस क्रॉस करते. बघा, एक टाइम हा एक सायकल असतो इथपर्यंत, एकाच वेळेस क्रॉस जाते. कळलं का? मग प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह एकाच वेळेस क्रॉस करते, स्टेशनरी वेव्ह 2 वेळेस क्रॉस करते मीन पोझिशनला एका टाइम पिरियड मध्ये. एका टाइम पिरियड मध्ये म्हणजे काय? हे एवढं एक टाइम पिरियड असतो, एक सायकलला लागणारा टाइम पिरियड. कळलं? मग 1 सायकल मध्ये स्टेशनरी वेव्ह मीन पोझिशनला 2 टाइम्स क्रॉस करणार. हे बुलेट पॉइंट्स आहेत, लक्षात ठेवा. म्हणजे डायरेक्टली लिहिता आलं पाहिजे, याला डोकं लावायचं नाही नंतर. मग in these waves all these particles of the medium do not vibrate with the same amplitude. सगळेचे सगळे पार्टिकल सारख्याच अँप्लिट्यूडने व्हायब्रेट होत नाही. The amplitude of vibration increases from node to antinode. कौन सी वेव्स है? स्टेशनरी वेव्स है ना, इनके तो सेम रहता है लेकिन सबका थोड़ी सेम रहता है. हर जगह पे थोड़ी सेम है. हर जगह पे सेम रहेगा क्या? फिर नोड मैच हो ना, एम्पलीट्यूड सेम होगा. हर जगह पे नहीं रहता है. अब जैसे ये चल रहा है ऐसा और दूसरा वहां से समझो रिफ्लेक्ट होके आ गया, हाँ. तो अब तुम अगर हर वक्त इसके पार्टिकल को देखो तो उनके एम्पलीट्यूड सेम है क्या? नहीं. हाँ, नहीं है ना. यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे हाँ. इतनी, यहाँ पे इतनी, हर वक्त तो कम होते रहती, ज्यादा होती रहती. तो यहाँ पे एंटीनोड है और यहाँ पे
नोड है और फिर से ये एंटी नोड है, तो तुम देखो इसकी वैल्यू को, नोड से एंटी नोड की तरफ जाते जाते वैल्यू एम्पलीट्यूड की इंक्रीज होती है, बराबर है ना, हाँ और फिर एंटी नोड से नोड की तरफ आते आते वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, देखो और एक नहीं डिक्रीज, और फिर नोड के आके जीरो होने हो जाती है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू नोड से एंटी नोड तक जाते जाते इंक्रीज होगी और एंटी नोड से नोड तक आते आते डिक्रीज होगी, तो ये बोल रहा है ऐसा स्टेशनरी व्यू में होता है। एंटीनोड की तो सेम होगी ना, हाँ हर एंटीनोड की सेम होगी ना एम्पलीट्यूड। हाँ, हर एंटी नोड की सेम रहेगी ना, हाँ लेकिन एंटी नोड से नोड तक जाते जाते तो कम हो जाती है ना, हाँ तो हर जगह तो सेम नहीं है, हाँ तो वही बोल रहा है। तो इनमें डिफरेंस है, देखो ये पूछा जाता है कभी कभार बोर्ड्स में, बोर्ड वगैरह में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव में तो बस इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव्स में डिफरेंस क्या क्या है, तो अभी हमने देखा था प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी को ट्रांसफर कर लेता है, जैसे अभी लाइट, सन से लाइट आ रहा है तो साथ साथ हीट एनर्जी भी लेके आ रहा है ना, लेकिन स्टेशनरी वेव कभी भी किसी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं, एनर्जी ट्रांसफर कभी नहीं होगा, सिर्फ वेव ट्रांसफर होगी, तो ये कभी किसी भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता है। कौन सी वेव, स्टेशनरी वेव माने वो लूप्स ऐसे, और प्रोग्रेसिव वेव माने सिर्फ आगे आगे जाने वाली ऐसी वेव, या आगे जाने वाली वेव को प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, वो आगे आगे चलते रहती है, ये लूप्स यहीं पे कंफर्म हो जाते हैं, तो ये कोई एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते, ये एनर्जी को ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ऑल पार्टिकल्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड सेम रहती है। यहाँ पे नोड, एंटी नोड और एंटी नोड और नोड में डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स आपको देखने को, वो तो बोल रहा है कि प्रोग्रेसिव का ये एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ऐसा नहीं, वैसे ऑल पार्टिकल्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है इधर, वैसे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हम ये लूप्स जो बना रहे हैं ना ऐसे, तो इसमें ये पूरा एम्पलीट्यूड हो जाता है इतना, ऐसा पूरा वाला, ये क्योंकि नीचे भी है और ऊपर भी है, मतलब मैंने सिर्फ ऊपर के दिखाए थे, वो एक्चुअल में नीचे और ऊपर ऐसे पूरा रहता है ना वो, क्योंकि नीचे का भी साइकिल है ऊपर का भी साइकिल है, तो सिर्फ ऊपर के एम्पलीट्यूड नहीं ले सकते, नीचे की भी लेनी पड़ती, तो इसकी वैल्यू कम होते चलती ज्यादा होती चलती, ऐसा रहता है। दूसरा है उसने ओवर वन वेवलेंथ स्पैन ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट फेजेस, मतलब हर एक पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट फेज रहेगा, फेज एंगल डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है टाइम के हिसाब से, और यहाँ पे सेम फेज में रहते हैं सारे, मतलब बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम फेज, नोड के और एंटी नोड बीच में सारे पार्टिकल सेम फेज में रहते हैं। फेज का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, वेलोसिटी की वजह से उसमें जो एंगल क्रिएट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। वो फेज दो तरह के रहते हैं, इनिशियल एंगल और ओमेगा टी मतलब फाइनल फेज एंगल। ओमेगा टी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो थीटा होता है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, समझेगा। हाँ, ओमेगा टी लग रहा है लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फेज एंगल रिलेशन में हुआ है ये। नो पॉइंट इज एट रेस्ट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा क्योंकि वो आगे 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 चलते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे नोड जो होते वो बेसिकली रेस्ट में रहते, क्योंकि क्या होता है एक वेव ऐसे जा रहा था तो दूसरा वेव जो रिटर्न हो जाता है ना, तो अब ये पॉइंट जहाँ पे थे वो आके वहीं पे रह गए रिटर्न होके, तो नोड की पोजीशन जहाँ पे थी वहीं पे रहेगी, तो हम उसको बोलते हैं ये रेस्ट में है फिलहाल, बाकी सारे पॉइंट हिल रहे बस नोड नहीं हिल, समझेगा। तो हम नोड को रेस्ट में बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट रेस्ट में नहीं रहता क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेव तो आगे आगे चलते रहेगा। दूसरा है ऑल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स कभी मीन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑल पार्टिकल्स द मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, सारे पार्टिकल्स एक ही जगह पे एक ही टाइम पे क्रॉस कर देते हैं मीन को, आगे आगे मतलब रिवर्स होने की वजह से वैसे हो रहा है, ठीक है। फिर ये अभी आगे चलो, देखो ये स्ट्रिंग इसके नोट्स थे। फिर स्टेशनरी वेव्स होता है, देखो एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है वो क्लियर कर लो पहले। तो ये क्या है, ये पहली टर्म है, ये क्या बोलता है नोट,
नोट क्या होता है? एनी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड एज नोट। तो अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करेगा तो उनको नोट्स बोला जाता है। वो नोट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब म्यूजिक की भाषा में उसको नोट्स बोलते हैं, वो जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो। टोन किसको बोलते हैं? एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। एवरी कंपोनेंट इज नोन एज टोन। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो उस अलग अलग फ्रीक्वेंसी को टोन्स बोला जाता है। मतलब जैसे हम मान लेते कि वो क्या अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है ना, वो जैसे पियानो रहता है, देखो, और पियानो में अलग अलग बटन्स रहते हैं, है कि नहीं? तो बटन दबाने से अलग अलग आवाज निकलती है। तो अलग अलग आवाज क्यों निकलती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर एक ऐसे तार लगा हुआ रहता है आगे चल के, ऐसा वो दबा हुआ रहता है, मतलब वो दिखता नहीं, बाहर से खोल के देखा तो दिखेगा। और उसके नीचे ऐसे तार रहते हैं ऐसे, समझे क्या? और तुम ये जो बटन दबाते हो ना, वो बटन उस तार पे, वो जो अंदर जो स्ट्रिंग रहती है ना, वो वाइब्रेट होते रहती है। ये स्ट्रिंग क्या होती है? वाइब्रेट। वाइब्रेट। ये उसके वाइब्रेट होते रहती हो। लेकिन तुम जो बटन दबाओगे उसका उसका कनेक्शन उस तार के साथ वापस जुड़ जाता है। तो फिर उसकी लेंथ कम ज्यादा हो जाती है। इतनी लेंथ आ गई अभी, इतनी खत्म हो गई। तो वो करेगा, लेंथ को चेंज करेगा। लेंथ को चेंज करने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आते हैं। तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होने लगता है क्योंकि लेंथ चेंज होने की वजह से। तो फिर वो जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड रहते हैं ना, तो हर एक के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। वो हर एक फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको टोन बोलते हैं, मतलब टोन बोलते उसको बोलते हैं। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की आवाज को डिफरेंट डिफरेंट टोन्स बोला जाएगा। ऑनलाइन क्लियर है क्या एवढा? हो. फंडामेंटल नोट और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये ऐसी बात है। देखो, फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक वाला। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, a note of lowest frequency produced by the any instrument is called as fundamental note। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो आवाज निकालेगा उसको तुम फंडामेंटल नोट बोलोगे। सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, शुरुआत में थोड़ा आवाज करता है, फिर उसके बाद में वो अलग अलग आवाज बनाएगा। ठीक है? तो सबसे बेसिक वाली जो फ्रीक्वेंसी रहती है तो नोट बोला जाता है, फंडामेंटल नोट। और उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलोगे तो। और वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बेसिक आवाज। जैसे हारमोनियम भी चालू किया ना, तो वो पहले कुछ तो भी आवाज करने लगता है, गुंग ऐसे कुछ। फिर उसके बाद में बटन दबाने के बाद वो अलग अलग आवाज करेगा, है ना? तो वो पहले जो खुद का उसका आवाज चालू करने के बाद उसको बोलते हैं फंडामेंटल नोट। वो वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं अंदर वेव के, समझे क्या? वो स्ट्रिंग के। और वाइब्रेशन पे फिर तुम बाद में जो करोगे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाएगा। लेकिन पहले तो कुछ तो फ्रीक्वेंसी आया होगा ना, वाइब्रेशन चालू हो, तो वो फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद में फिर हार्मोनिक रहता है। हार्मोनिक किसको बोला जाता है? जो फ्रीक्वेंसी विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स इसलिए बोलते हैं इसको कि ये उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल रहता है। मतलब फ्रीक्वेंसी का डबल फ्रीक्वेंसी हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, तो उतना उसके हार्मोनिक्स बोलेंगे। तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ते चलती है उतनी हार्मोनिक्स की क्वालिटी भी बढ़ते चलती है, हार्मोनिक्स की संख्या बढ़ते चलती है। समझे क्या? मतलब फ्रीक्वेंसी का टाइम्स रहता है वो। 4 टाइम्स अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहा तो इसको फोर्थ हार्मोनिक बोलते हैं। समझे? चौथे नंबर का हार्मोनिक चल रहा है, 5वें नंबर का हार्मोनिक, 6ठे नंबर का हार्मोनिक, वो क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। और जितने जितने टाइम्स करेगा उतने नंबर का हार्मोनिक रहेगा। समझा? तो बहुत आसान है। तो हार्मोनिक्स बहुत बार यूज किया जाता है म्यूजिक में। वर्ड जिनका म्यूजिक में थोड़ा नॉलेज होगा उनको पता होगा, हार्मोनिक्स बहुत बार वर्ड यूज करते हो। क्योंकि जितनी हाई पिच उनको साउंड लगानी होती है ना, उनको हार्मोनिक को इंक्रीज कर देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी बनाते हैं साउंड को। उतने उसकी पिच बढ़ जाती है, उतनी वो दूर तक जाती है, मतलब साउंड ऐसी वाइब्रेट नहीं होती अंदर।
तो हाई पिच वालों की बहुत कीमत रहती है इसमें। वो आलाप नहीं लगाते क्या, वो बड़े बड़े आलाप वगैरह लगाते हैं तो शुरुआत में से बहुत आवाज करके, तो वैसे वही सी बात रहती है। ये गला भी है ना, वही काम करता है, हार्मोनिक क्रिएट करता है। फिर बाद में ओवरटोन्स रहते हैं। ओवरटोन्स का मतलब क्या होता है, ये जो हार्मोनिक्स होते हैं ना, ये अदर देन फर्स्ट हार्मोनिक जो रहता है उसको छोड़ के जो बचा उसको ओवरटोन बोलते हैं। मतलब जैसे हार्मोनिक का देखो, पहला फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे आप, बराबर है। फिर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाएगा उसको आप सेकंड हार्मोनिक बोलोगे, करेक्ट है। थर्ड थर्ड टाइम्स अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई तो थर्ड हार्मोनिक बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर ओवरटोन की बात करें तो ओवरटोन का कैसे रहता है, पहले हार्मोनिक को छोड़ के फिर ओवरटोन आता है। ओवरटोन ओवरटोन का मतलब होता है टोन से आगे, तो टोन तो फिर पहली थी ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था, टोन था, बराबर है कि नहीं। उसके फिर आगे अगर हम चले तो फिर क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये फ्रीक्वेंसी है एन, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एन बोलते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को पहला हार्मोनिक बोला जाता है। तो पहला हार्मोनिक आ गया लेकिन ओवरटोन नहीं आया अभी तक। फिर जो दूसरा टू टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर कर ली मैंने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल फ्रीक्वेंसी किया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ तो भी होगी, समझो 10, तो 10 का डबल हुआ तो 20 हो गई ना। तो 20 को आप सेकंड हार्मोनिक बोलोगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल हो गया तो सेकंड हार्मोनिक बन जाता है, और सेकंड हार्मोनिक को ही फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। फिर अगर 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया तो फिर तीसरे नंबर का हार्मोनिक बनेगा, और फिर दूसरे नंबर का ओवरटोन बनेगा। फिर 4 नंबर का हार्मोनिक हो गया, 4 टाइम्स हार्मोनिक, तो चौथे नंबर का हार्मोनिक बनेगा, और फिर तीसरे नंबर का ओवरटोन बनेगा। तो बेसिकली ओवरटोन से एक नंबर ज्यादा रहता है हार्मोनिक, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ। और हार्मोनिक जो रहता है वो जितने नंबर का रहता है उतने टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी। मतलब उतने हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अगर ढूंढने को बोली, जैसे फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ढूंढो, तो क्या ढूंढना, 4 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। उतने नंबर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। तो हम हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालेंगे, इसका फार्मूला रहता है। और फिर आपको कुछ भी निकालने को बोलते हैं, ये बोलते हैं 6 हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालो, 4 हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालो, 5 हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालो, 9 और 10 की फ्रीक्वेंसी निकालो। तो बहुत आसान सा लॉजिक है। अगर इसने बोला, लेट्स आज हम ऐसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं आप। फिलहाल के लिए तुम ये मान लो कि तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 10 हर्ट्ज, ठीक है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये पूछेगा क्वेश्चन आपको कि नाइन्थ हार्मोनिक की नाइन्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, बोलो बता। नाइन्थ ओवरटोन मतलब कितने नंबर का हार्मोनिक, 10th नंबर का हार्मोनिक, बराबर है। और अगर 10th नंबर का हार्मोनिक होगा तो फिर 10th नंबर का हार्मोनिक मतलब कितने, 10 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बराबर है कि नहीं। और अगर 10 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो 10 थी। तो इसका आंसर आएगा 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज नाइन्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है, समझेगा, आसान है। ओवरटोन बोला तो एक ऐड करके हार्मोनिक निकालने का, और हार्मोनिक का जो नंबर रहेगा उसने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने का। तो इससे तुम्हें उतने ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और सारा खेल फ्रीक्वेंसी पे ही है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वैसे उसका साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑनलाइन कळलं का रे हे? आता ऑक्टेव्ह असतात बघा। ऑक्टेव्ह म्हणजे काय, अ टोन हुज फ्रीक्वेन्सी इज डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेन्सी इज कॉल्ड एज ऑक्टेव्ह. म्हणजे असा नसतो ज्याची फ्रीक्वेन्सी ही डबल होऊन गेलेली असते फंडामेंटल फ्रीक्वेन्सीच्या, मग त्याला ऑक्टेव्ह म्हणतात. म्हणजे ऑक्टेव्ह म्हणजे कोण झालं मग, सेकंड हार्मोनिक, हा याला ऑक्टेव्ह म्हणतात. कळलं का? का, कारण फंडामेंटल फ्रीक्वेन्सी होती 1 एन,
आणि त्यांनी काय केलं, याच्या डबल झाली पाहिजे. म्हणजे काय झाली पाहिजे, 2 टाइम्स झाली पाहिजे. मग जेव्हा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या 2 टाइम्स होते तेव्हा कोण तयार होतो, ऑक्टेव्ह तयार. कळलं का? लक्षात ठेवायचं, त्यांनी ऑक्टेव्ह हा शब्द वापरला म्हणजे त्यांनी सेकंड हार्मोनिक बद्दल गप्पा केलेली. सगळं हार्मोनिक मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं हे शब्द. म्हणजे वर्ड्स मध्ये हे काय करतात, क्वेश्चन मध्ये हे शब्द वापरून वापरून कन्फ्युज करतात. ऑक्टेव्ह काढा, ऑक्टेव्ह दिलेलं आहे, अशा गोष्टी. मग ऑक्टेव्ह म्हटलं की आपल्या डोक्यात आलं पाहिजे सेकंड हार्मोनिकच्या गोष्टी चाललेल्या आहेत, म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या डबल फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. हा, त्यानंतर युनिजन नावाचा एक कॉन्सेप्ट असतो बघा. युनिजन म्हणजे काय, इफ 2 फ्रिक्वेन्सीज आर इक्वल देन द व्हायब्रेटिंग टू बी युनिजन. जर दोघंही फ्रिक्वेन्सी सेम झाल्या तर त्याला युनिजन इन्स्ट्रुमेंट म्हणतो. म्हणजे दोघं युनाइट होऊन आवाज यायला लागतो, आवाज वाढून जातो, मोठी अँप्लिट्यूड होऊन जाते, सुपरपोजिशन होऊन जाते. युनिजन म्हणजे काय, जर त्यांनी म्हटलं की 2 वेव्हज आर युनिजन, तसं लक्षात ठेवा दोन्ही वेव्हची फ्रिक्वेन्सी कशी पाहिजे, इक्वल. हाँ, रेजोनेंस कंडीशन फिर यूनिजन की वजह से आती है. रेजोनेंस क्या होता है, दो वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं, है ना, उसको रेजोनेंस बोलते हैं. तो फेनोमेनन ऑफ मेकिंग ऑफ बॉडी टू वाइब्रेट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर वाइब्रेटिंग बॉडी विद द सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. मतलब कोई बॉडी है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही थी, ठीक है, और उसके कांटेक्ट में एक अनदर वाइब्रेटिंग बॉडी आ गई जिसकी फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इतनी ही है. वो जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसकी इतनी ही अनदर बॉडी की भी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई. तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से रेजोनेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाती. सुपर पोजिशन ऑफ वेव वही पढ़ा था ना, वो देखा, बताया नहीं देखा, एक वेव ऐसे रहता है फिर दूसरा वेव ऐसे आ जाता है, फिर दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ के बड़ा वेव बन जाता है. रेजोनेंस ही बोलते हैं इसको. सुपरपोजिशन फेनोमेनन रेजोनेंस को बनाता है. लेकिन इसमें एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए. उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी मैच होनी चाहिए, तब जाके रेजोनेंस बनेगा. अब देखो ये वर्ड्स खत्म हो गया अभी. अब स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग. अभी 3 टाइप के केसेस है यहाँ पे. एक तो स्टैंडिंग वेव ऑफ स्ट्रिंग रहता है, दूसरा पाइप रहता है क्लोज ऑर्गन पाइप, और तीसरा रहता है ओपन ऑर्गन पाइप. तो तीनों के लिए फार्मूले लगभग थोड़े थोड़े से सेम है, और यही टॉपिक है, इसी पेपर पर आता है, पेपर में तो सारा 3 चीजों पे, स्ट्रिंग पे, क्लोज ऑर्गन पाइप पे, और ओपन ऑर्गन पाइप पे. ठीक है, अब स्ट्रिंग का देख लेते पहले, फिर ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप का भी देखेंगे. फिलहाल तो स्ट्रिंग का जो कनेक्शन है, जैसे आपने एक कोई भी वॉल ली और वॉल को एक स्ट्रिंग लगा दिया, जैसे ये वॉल है यहाँ पे, और आपने एक स्ट्रिंग लगा दिया इसको, और आप यहाँ से क्या कर रहे हो, उसको वेव परफॉर्म कर रहे हो, मतलब वेव आ गई ऐसे. तो अभी हमने देखा है कि एक अगर रिजिड सपोर्ट को, मतलब टेंसर को अगर एक वेव जाके स्ट्राइक करेगी तो उधर से क्या होगा, उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना. लेकिन ये टेंसर मीडियम था, बराबर है कि नहीं. तो टेंसर मीडियम था तो वो क्या करेगा, ट्रफ आया था, ट्रफ का क्या देगा वो, ये क्रिस्ट देगा ना. हाँ. तो यहाँ से क्रिस्ट बन के वैसे वेव, स्टेशनरी वेव बन जाएगी. आ गया. और अब ये जो लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, इसकी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी है. क्योंकि समझो अगर हम मान लेते यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड है, समझो कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड में हो रहा है इतना सा. अब अगर ये 1 सेकेंड में हो रहा है तो कितने लूप्स फॉर्म कर रहे हो 1 सेकेंड में, ये पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप और चौथा लूप. तो 4 लूप फॉर्म हो गए ना. तो नंबर ऑफ लूप्स पर टाइम इज कॉल्ड एज 8 होंगे ना. क्या, लूप. लूप, ये लूप, इसको लूप बोलते हैं. लूप की काउंटिंग कैलकुलेट करना पड़ता है. तो लूप्स की काउंटिंग है 4, 1 सेकंड में 4, तो इसका मतलब हो गया 4 लूप्स पर सेकंड. तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 4 हर्ट्ज. समझे, 4 लूप बन रहे 1 सेकंड में, तो 4 हर्ट्ज उसके फ्रीक्वेंसी हो गया. तो हमारा सारा खेल चलता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे. तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. देखो
अभी आप इसने लिया है कि फ्रीक्वेंसी या नहीं, समझो आप केस के एक और वो फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड रहता है, तो डिपेंड रहता है स्ट्रिंग की रेडियस पे। मतलब जो स्ट्रिंग आपने ली थी, मतलब जो रोप ली थी, उसकी रेडियस क्या है वो मैटर करता है। अगर बहुत पतली मतलब कम रेडियस वाली रहेगी, क्या रहेगी, कम रेडियस, मतलब कम रेडियस वाला अगर आपने स्ट्रिंग लेके ऑसिलेशन दिए तो फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है। तो रेडियस जितना कम उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा। मतलब अगर छोटी वाली पतली वाली वायर लोगे तो उससे ऑसिलेशन ज्यादा मिलेंगे, और अगर मतलब बहुत बड़ी वाली वायर ली, हाई रेडियस की, हाई डायमीटर की, तो उससे वाइब्रेशन कम मिलेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, कम लूप्स फॉर्म होंगे। समझेगा? तो रेडियस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसे चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तुम वायर की रेडियस इंक्रीज कर दो तो फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी, लूप्स कम बनेंगे, लूप्स कम बनेंगे। समझा ना, या फिर से बताओ? नहीं समझा। और फिर दूसरी चीज है डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी का मटेरियल यूज किया स्ट्रिंग के लिए? मतलब स्ट्रिंग अलग अलग देखे हो सकता है, कॉपर की स्ट्रिंग हो सकती है, वायर की हो सकती है, रबर की हो सकती है, रस्सी की हो सकती है, डोरी की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना वो। तो मटेरियल के हिसाब से डेंसिटी चेंज होगा, और उसके हिसाब से उसके लूप्स भी चेंज होगा। तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन स्क्वायर रूट में। समझे क्या? मतलब डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हेवी हो जाएगा, वो हेवी हो जाएगा तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लूप ज्यादा बनेंगे नहीं, हल्की की ज्यादा बनते। ठीक है? तो रेडियस बढ़ने से भी उसका मटेरियल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी वही उल्टा ही था, ये भी उल्टा ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन में रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो लॉजिक आ जाता है फिर रेशियोज वाला। अगर आपके पास दो स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग की डेंसिटी रो थी और दूसरी स्ट्रिंग की डेंसिटी टू रो बाय टू थी। रो बाय टू मत बोलो, थोड़ा अच्छा नंबर, 4 टाइम्स ऑफ द रो ले लिया आपने, मतलब 4 गुना ज्यादा डेंसिटी वाला मटेरियल ले लिया। ठीक है? और आपको इनको मोशन में लाना है और रिफ्लेक्ट होगी, लूज बनेंगे ऐसे, बराबर कि नहीं? इसके भी बनेंगे ऐसे। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी उसके लूप्स कम बनेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी। तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क आएगा? अगर इसके वक्त फ्रीक्वेंसी n थी तो इसके वक्त फ्रीक्वेंसी 2n से कम हो जाएगी, मतलब n/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, n/2। कैसे, क्या पता चला? तो सीधा सा लॉजिक है। देखो, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो आपका डेंसिटी कितने से ग्रेट हो गया है? 4 से ग्रेटर हो गया है। आपने बोला ना यहाँ पे 4 टाइम्स ग्रेटर कर दिया मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। तो ये 4 का स्क्वायर रूट कितना था? 2। तो ये आ जाएगा 1/2 रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डैश, बराबर कि नहीं? नई वाली फ्रीक्वेंसी। तो पहले पहले की जो फ्रीक्वेंसी थी उसका फॉर्मूला था n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ रो, बराबर कि नहीं? तो ये जो पहले का फॉर्मूला है तुम्हारा, मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? ये 1/√ऑफ रो की जगह पे n लिख सकता हूँ। पहले की फ्रीक्वेंसी जब डेंसिटी रो थी तब की फ्रीक्वेंसी n थी, और ये नीचे का 2 आ गया, तो अभी नई वाली फ्रीक्वेंसी हो गई फिर पहले के फ्रीक्वेंसी से हाफ हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि अगर मैंने डेंसिटी को 4 गुना कर दिया तो फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क, वो 2 गुना से कम हो जाएगी। अगर मैं डेंसिटी को 9 टाइम्स कर लिया तो फ्रीक्वेंसी, नई वाली फ्रीक्वेंसी 3 कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ा रहा हूं ना मैं, तो ये कम हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट प्रोपोर्शन से कम करने का है, मतलब 4 किया तो 2 गुना कम होगा, 9 गुना किया तो 3 गुना कम होगा, 16 टाइम्स किया तो 4 टाइम्स कम होगा फ्रीक्वेंसी में। ऑनलाइन कळलं का इथपर्यंत? हॅलो? हो. पुढे बघा, द वेलॉसिटी v ऑफ द ट्रान्सवर्स वेव्ह अलॉंग अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय। आता ही वेलॉसिटी काढायची असते आपल्याला स्ट्रिंगची। वेलॉसिटी कशी काढायची? वेलॉसिटी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ t/m असते, हा फॉर्मूला आहे याचा। आता वेलॉसिटी के लिए ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। कोई भी अगर वेव ट्रांसवर्स वेव अगर होगी तो वो इतनी वेलोसिटी से पास होता है।
अब इसमें टी का मतलब होता है टेंशन, उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है उसको टी बोलते हैं। और जो एम होता है, एम मतलब सिंपल एम मतलब मास नहीं है ये, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एम मतलब मास नहीं होता है, ये स्मॉल एम का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसको स्मॉल एम बोला है उसने, समझे क्या? जो भी आपका मास रहेगा विथ रिस्पेक्टिव लेंथ, मतलब कितने लेंथ में कितना मास है, ये रेशियो है वो, क्या समझा? मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मास है, 1 मीटर में कितना मास है, ऐसे इस रेशियो को बोला है। केजी पर सेंटीमीटर। हाँ, केजी पर सेंटीमीटर, मीटर। मीटर सेंटीमीटर जो भी हाँ। आएगा, मतलब मास पर यूनिट लेंथ आएगा, मतलब मास डिवाइड बाय लेंथ, उसका रेशियो रहता है वो। सिंपल मास मत लिखना इधर, डिवाइड बाय तो फिर वो ऐसे एम क्यों लिखा है? किधर है? एम क्यों लिखा है सिर्फ वो? हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन है उसका दिखाने का, हम्म। वो सिर्फ एम लिखता है लेकिन पर यूनिट लेंथ है, ठीक है? तो अभी इसको आप बहुत सारी अरेंज कर सकते हो, ये मास को मैं बहुत सा घुमा सकता हूँ इधर। मास कैसे आता है? मास पर यूनिट लेंथ है ना वो, ठीक है नहीं? हम्म। तो मास को निकालने का एक फार्मूला रहता है आपके पास, देखो डेंसिटी में से, डेंसिटी आपका होता है, मास आपको नहीं पता क्योंकि मास हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वेट निकाल सकते हैं, तो मास हमें निकालना पड़ता है। तो मास का फार्मूला रहता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 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 तो मास का फार्मूला क्या हो जाता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें निकाल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, और वॉल्यूम भी हमें पता होता है शेप से, शेप पता होता है तो वॉल्यूम पता होता है। मास नहीं पता होता है क्योंकि मास अंदर का मटेरियल है, वो नहीं निकाल सकते, मैथमेटिकली निकालना पड़ता है, प्रैक्टिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करो, मास की जगह पे रो इंटू वी डाल दो, ठीक है? इसको लेके दिखाता हूँ, देखो मास को हमेशा याद रखना, फिजिक्स में मास को बहुत बार डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, दैट्स व्हाई वैसे करते हैं। तो डेंसिटी है, लेकिन वॉल्यूम, वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे रहता है? अगर किसी भी चीज को आपका वॉल्यूम निकालना हो, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th और 10th, तो जो भी वॉल्यूम रहता है इसका, अब जैसे एक क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम अगर पूछा आपको किसी ने, तो आप बोलते हैं एल इंटू बी इंटू एच, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये फार्मूला निकला कहाँ से? ये फार्मूला इसलिए निकला कि ये नीचे वाला जो बॉटम था इसका, इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो, वो एक रेक्टेंगल है, बराबर है कि नहीं? तो उसका एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर वैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया तुम हाइट तक लेके आओ ऊपर, ऐसे सारे सारे ऐसे रख रख के, तो क्या बन जाएगा अपने आप? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो उसकी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम। तो ये बेसिक फंडामेंटल है उसका। तो ये एल इंटू बी मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये इसकी हाइट मतलब लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ तक लेके जाओ, आपको वॉल्यूम मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो वायर है, अब जैसे ये एक एक क्यूबॉइड के लिए हुआ, एक सिलेंडर के लिए कैसे होगा? क्योंकि वायर तो एक सिलेंडर रहता है ना, वायर क्या रहता है? एक सिलेंडर। हाँ, तो सिलेंडर के लिए कैसे होगा? एक सिलेंडर ऐसे रहता है, देखो देखो, एक सिलेंडर ऐसा है, और अगर इस सिलेंडर को तुम, अगर यहाँ पे ऐसे सिलेंडर है समझो, ठीक है? अब ये सिलेंडर की इतनी लेंथ है समझो, ठीक है? लेंथ मतलब उसकी हाइट हो गई ना, फिर यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ मतलब उसकी हाइट, उसको सीधा कर दो हाइट हो जाएगी। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आता है? ये एक सर्कल को अगर काट काट दो तुम ऐसे सीधा, तो क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा ना ऐसे, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब समझता है ना, ऐसे सीधा है तो इसे काट दो, ये जो दिखता है वो क्रॉस सेक्शन।